अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले एक अहम खबर आपको देंगे कोयटा से, जहां एयरपोर्ट रोड पर पार्क के करीब धमाका हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। खौफ व हिरास का इस वक्त आलम है। अपडेट आपको कर रहे हैं, कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर पार्क के करीब धमाका हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। धमाके की नौयत के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ अफराद जख्मी हुए हैं। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं और पूरी कोशिश है कि जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल भी किया जा सके। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। इस वक्त खौफ व हिरास का आलम है। BDS का अमला और बाकी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जाए बकवा पर पहुंच गए हैं। और हम आपको बताएं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास 6 घंटे से जारी है। अस्करी क़यादत की जानिब से पार्लिमानी क़यादत को बड़ी ब्रीफिंग दी गई। कश्मीर, अफगानिस्तान समेत खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर ताहाल इजलास जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार हैदरी, अपडेट कीजिएगा, इस अहम और बड़े इजलास में पाकिस्तानी क़यादत ने क्या अहम फैसले किए हैं? जी बिल्कुल ज़ारा शफ़ी, 6 घंटे से ये इजलास जो है वो जारी है और अभी भी पार्लियामेंट हाउस जो कि मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुल्क की अस्करी और कौमी क़यादत, सियासी क़यादत जो है वो बैठी हुई है और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। खुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और ख़ित्ते के बदलते हुए तनाजुर को देखा जा रहा है कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान अपनी अगली हिकमत अमली क्या इख्तियार करे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ पहले कौमी असम्बली में अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। उसके बाद ये कौमी सलामती का इजलास जो हो रहा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो इस इजलास में जो हैं वो तमाम सियासी अकाबरीन जो हैं वो शरीक हैं, जो पार्लियामान का हिस्सा हैं, जिनमें अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं और अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इसमें शरीक हैं। इसके साथ साथ MMA के पार्लिमानी सरबराह मौलाना असद महमूद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और उसके साथ दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वो शरीक हैं। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा इस अहम तरीन इजलास में शरीक हैं और आज DGISI की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है तमाम सूरत हाल पर और बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो किस तरह से किरदार अदा कर रहा है। खुसूसन अफ़गान अमन अमल में जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, जो मुतहारिब धड़ों के दरमियान पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो है वो किरदार अदा किया, उसके हवाले से आगाह किया गया और उसके साथ साथ ये बताया गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए साथ है और भरपूर साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान किस किस्म के तनाज़ा में जो है वो फरीक नहीं बनेगा। इंतजार हैदरी, आपने बताया कि अफगान अमन अमल पर बातचीत हुई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का एक मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। इस मौके पर अपोजिशन जमात का क्या रद्द अमल सामने आया है? जी देखें, इस हवाले से जब अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ से हमने सवाल किया कि आप बताएं कि इमरान खान जी कह चुके हैं कि हम अपने अड्डे नहीं देंगे, तो इस पर आप क्या कहते हैं और वज़ीर आज़म की अफ़गान पॉलिसी पर आप क्या कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि वो बयान दे चुके हैं, वो आपने सुन लिया है, काफ़ी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो अभी तक यहाँ पर ज़ेर बहस हैं। इन कैमरा इजलास है, इस इन कैमरा इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना अलग से इजलास बुलाएगी। उस इजलास में तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाएंगी। उसके बाद अपनी पॉलिसी जो है वो देगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस आला सतही ब्रीफिंग के बाद एक दोबारा इजलास जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और उसके बाद फिर अगली सूरत हाल मुरतब की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात अहम है कि तमाम कौमी क़यादत जो है वो एक छत थले आज जमा है और मुतफ़िक़ा तौर पर कोशिश की जा रही है कि एक मुतफ़िक़ा तौर पर पॉलिसी जो है वो मुस्तक़बिल के हवाले से तय की जाए। इसीलिए ये मीटिंग जो है ये अब लेंथी हो चुकी है। पहले 3 घंटे की ये ब्रीफिंग थी, उसके बाद फिर 6 घंटे मुतफ़िक़ा तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि एक मुतवक्का जो पैगाम है वो भी सामने जाए। लेकिन क्या एक्सपेक्टेड है ये मुलाकात कितनी देर तक मजीद रहेगी जारी और क्या फिर कोई प्रेशर भी की जाएगी? जी देखिए, अभी तक जहां पर सूरत हाल है अगर उसकी बात की जाए तो अभी 3 घंटे जो हैं वो इसको बढ़ाया गया है इस मीटिंग
मजीद ये 3 घंटे जारी रह सकती है। हमने वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से इस्तफसार किया था कि ये इजलास कितनी देर तक जारी रह सकता है, तो उनका ये कहना था कि ये तमाम जमातें जो हैं वो अपना अपना नुक्ता नज़र बयान कर रही हैं, इसलिए ये मीटिंग मजीद आगे बढ़ सकती है। हमने वफाकी वजीर असद उमर से जब पूछा तो उनका भी ये कहना था कि जब तक तमाम जमातों की बात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक ये मीटिंग बर्खास्त नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब आपको मजीद तफसीलात बताएंगे। मतीन साहब ये बताइएगा कितनी देर तक ये मीटिंग जो है वो जारी रहेगी और मजीद क्या एक्सपेक्टेड है? जी बहुत शुक्रिया हैदरी साहब, आपके सामने है कि इस वक्त जितने भी अपोजिशन के मुक़्तदर सियासी रहनुमा वहाँ पे मौजूद हैं वो सवालात कर रहे हैं और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो जब निकले तो उन्होंने भी बताया कि कश्मीर के ऊपर भी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि जो अफ़गानिस्तान है उसके ऊपर भी बात हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तफसील से बात की और उन्होंने ये बताया कि अभी तक की जो ब्रीफिंग दी गई है अपोजिशन उससे मुतमईन है, इसलिए कि अपोजिशन ने ही मुतालबा किया था और अपोजिशन अब तक की सूरत हाल से मुतमईन है। ताहम उन्होंने आपके सवाल की तायद की कि जब तक तमाम शुरका मुतमईन नहीं हो जाते, मिलिट्री लीडरशिप भी आज मौजूद है, उन्होंने कहा कि टाइम खुला है, जो सवालात हैं उसके ऊपर जो है वो मुफस्सल जवाब देंगे। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, DGI हैं, आर्मी चीफ खुद हैं। और फिर जब ये कहा गया कि जी इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मौजूद नहीं है, तो उसका जवाब ये दिया गया कि अपोजिशन कि अपोजिशन जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती उनके साथ, तो गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो मामला उन्हीं की कोर्ट में डाल दिया कि आप ही कहते हैं कि जी वो तो हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। बताइएगा जैसे अभी एक इब्तदाई अलामिया जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन क्या इस इजलास के बाद, इस बड़े इजलास के बाद कोई दोबारा से भी अलामिया जारी किया जाएगा? जी अलामिया के नहीं, एक्सपेक्टेड है, मतलब अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चूँकि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे थी सारी बड़ी बैठक की आज की मीटिंग और उनके साथ फ़ौज की जानिब से DG ISPR एक्सपेक्टेड है, अभी कंफर्मेशन नहीं है चूँकि फॉरेन मिनिस्टर की भी मीडिया टीम वहाँ बैठी हुई है और ISPR की भी टीम वहाँ पर बैठी हुई है। इसका मतलब है अंदर जो शुरका में तय पाया जाएगा कि इसकी ब्रीफिंग यकीनी तौर पे हुकूमत कोई छुपाएगी नहीं और हुकूमत चाहेगी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साथ मिलिट्री के उनके जो DG ISPR हैं, लेकिन दिस इज़ येट टू बी कंफर्म। अगर ये हुआ तो इसमें मज़ीद जो पहलू छुपे हुए हैं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान पे मेजर फोकस था और शुरका ने बताया नाम ना बताने की शर्त पे कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में गहरी तशवीश पाई जाती है। मंजरनामा इंतहाई खौफनाक है। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ये ब्रीफिंग चाहिए थी चूँकि वो ख़ुद पार्लियामेंट में मुख्तलिफ डिबेट्स में शिरकत करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो आज इस मिलिट्री ब्रीफिंग के बाद उनको उनके तमाम शुकूक व शुबात और मिसपरसेप्शंस दूर हो जाएंगे। जी जैसे आपने सुना कि जैसे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर साहब ये कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड हो सकती है ब्रीफिंग, लेकिन ये फैसला जो है वो मुतफ़िका तौर पर किया जाएगा। कौमी सलामती का इजलास गुज़िश्ता 6 घंटों से जारी है। इंतज़ार चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जबकि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर एतराज़ करते हुए कहा कि इस अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म की मौजूदगी ज़रूरी थी। ज़राए के मुताबिक जिसके जवाब में हुकूमती रुकन ने बिलावल भुट्टो को बताया कि हमें ये तासुर मिला था कि वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन को एतराज़ है। कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुतालिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी ब्रीफिंग अच्छी हुई है, बहुत से इश्यूज पर ब्रीफिंग दी गई, इन कैमरा ब्रीफिंग थी इसलिए तफसीलात नहीं बता सकते। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग इत्मीनान बख्श है। आज तो ब्रीफिंग हुई है ना जी, ब्रीफिंग हुई है कश्मीर के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर और इंटरनल सिचुएशन देने। सर जनरल बाजवा साहब ने भी कोई जवाब दिए आप लोगों के सवाल? जी बिल्कुल। देखिए ये कैमरा में सारी गुफ्तगू हुई, मैं तो वैसे आप मुतमईन हैं? मुतमईन है सर, मुतमईन। आप ब्रीफिंग बहुत अच्छी थी, कॉम्प्रिहेंसिव। जो सूरत हाल है उसके बारे में जो ब्रीफिंग दी गई है वो बड़ी और मुल्क को दरपेश कौमी सलामती चैलेंजेस की सूरत हाल पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी इत्तेफाक राय को ज़रूरी करार दे दिया है। कहा मौजूदा हालात में कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है।
افغانستان میں نیٹو اور امریکی فوج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ دارالحکومت کابل کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل ملر کا کہنا تھا کہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں سلامتی کی صورتحال اس وقت اچھی نہیں ہے۔ اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو خانہ جنگی یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ جنرل ملر نے مزید کہا کہ افغانستان کی جنگ صرف سیاسی حل کے ساتھ ہی ختم ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 1 مئی سے 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل انخلا کا اعلان کیا تھا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی چینی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستانی قوم متاثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنکیانگ کے حوالے سے مغربی میڈیا اور چین کا موقف الگ ہے۔ ہم سنکیانگ کے معاملے پر چین کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں۔ We have admiration for him in Pakistan for 2 particular reasons. One, his commitment to fight corruption, and we here in Pakistan are very impressed by the way he has so many high-level officials, ministerial-level people have been held accountable for their corruption. That version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments. So, because we have a very strong relationship with China, and because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو اصل خطرہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی سے خطرے سے نمٹنے کی تیاری شروع کرنا ہوگی۔ جب ہم چھوٹے کسانوں کی مدد کریں گے تو غربت ختم ہوگی۔ مزید کہا کہ چھوٹے کسانوں کی تربیت بھی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بہت جلد زیتون کا انقلاب آنے والا ہے۔ چند سال میں زیتون کا تیل برآمد کریں گے۔ جتنا کسان خوشحال ہوگا اتنی پیداوار بڑھتی جائے گی۔ جس ریٹ پہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ یہ اگلے 5 سال 10 سال 15 سال ہم کیسے اپنی آبادی کے لیے اناج پیدا کریں گے۔ چھوٹے کسان کی مدد کریں گے کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بینک اس کو قرضے نہیں دیتے۔ اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں۔ جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا۔ اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے۔ چند سالوں کے اندر ہم اولیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے۔ جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکس بتاتے جائیں گے، ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، سیڈ ڈیولپ کریں گے، مارکیٹ کریں گے، اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا، اتنا ہی ملک کی پیداوار بڑھے گی۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مرحوم سینیٹر عثمان کاکڑ کی موت کے اسباب جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا۔ عدالت کی منظوری کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججوں پر مشتمل کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے قائم کردہ جوڈیشل کمیشن میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس نذیر احمد لانگو شامل ہیں۔ کمیشن موت کے اسباب کا تعین کر کے 30 دن میں رپورٹ پیش کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن بلوچستان ٹریبیونلز آف انکوائریز آرڈیننس 1969 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے ذہنی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ حکومت مزید 2 سال رہے گی۔ شہباز شریف اور مریم نواز ایک دوسرے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ شہباز شریف شمال تو مریم نواز جنوب میں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حریفوں سے متعلق اندر کی بات بتا دی۔ کہا بلاول ابھی بچہ ہے، وہ بیان دے دیتا ہے، ہم الیکشن مشینوں کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت واضح ہے۔ نیب کراچی نے حلیم عادل شیخ کے خلاف چیئرمین نیب کو خط بھیجا۔ حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہ کیا گیا تو واضح ہو جائے گا کہ نیب کا دوہرا معیار ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے نیب کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔
اب جو ایک بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھجوڑ ہے، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کے حوالے سے نیب کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ یہاں جو کیس ہے حلیم عادل شیخ کے خلاف وہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں خط کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے حلیم عادل شیخ کو اگر یہ گرفتار نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیب کے جو معیار ہیں وہ مختلف ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے مختلف ہیں۔ دوسری جانب نیب نے صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا نیب کے بارے میں بیان مسترد کر دیا۔ نیب اعلامیہ کے مطابق سعید غنی کا بیان حقائق منافی، بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ سعید غنی کا بیان خورشید شاہ اور اعجاز جاکرانی کے زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ عدالت میں زیر سماعت مقدمات کے بارے میں عوام کو گمراہ کرنے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اعجاز جاکرانی کے خلاف 2 ریفرنس احتساب عدالت سکھر میں دائر کیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جوان ہوتے ہی اومنی گروپ دیکھا۔ تھر کے آرو پلانٹ کا پیسہ بلاول کے ناشتے پر استعمال ہوا۔ پی 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 اب لیڈر لیس ہو چکی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے ایک بار پھر حریف جماعت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ بولے چھوٹے زرداری کا سندھ میں گینگ ہے جسے مراد علی شاہ لیڈ کرتے ہیں۔ دیکھی، چوری دیکھی، ٹپی دیکھا، زمین دیکھی، لوٹ مار دیکھی، یہاں تک کہ اپنے کھانے کے پیسے بھی تھر کے آر او پلانٹ سے جس کے کچن کے پیسے جا رہے ہوں تو اس سے بڑا گارنٹیڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کرمنل نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کا افسوس کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر لیس ہو چکی ہے۔ پہلے ان کو تباہ کیا بڑے زرداری نے اور اب چھوٹے زرداری کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ چھوٹے زرداری کا اپنا گینگ ہے سندھ میں، جس گینگ کو لیڈ کرتا ہے مراد علی شاہ صاحب۔ دور غلامی ختم ہو گیا لیکن ہوا کی بیٹیوں کی خرید و فروخت ختم نہ ہو سکی۔ شیخو پورہ میں خرید و فروخت کا غیر قانونی دھندا جاری ہے۔ اغوا کاروں کے چنگل سے 8 سال کے بعد بھاگ کر آنے والی لڑکی نے ہولناک انکشافات کر دیے۔ لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پہلے زیادتی کی جاتی اور پھر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ مہک نامی لڑکی کے دلخراش انکشافات نے شیخو پورہ میں جاری غیر قانونی کاروبار سے پردہ اٹھا دیا۔ فیروز والا کے مختلف علاقوں میں کمسن بچیوں کو اغوا کے بعد 2 سے 4 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ترملا پٹھانی شریفاں متار ایتھے ناس کے پہنچے ہے، پوچھ دے دستے ادھے آ گئے ہیں۔ میں کدی اڈے تے پوچھا، میں کدی آ دے میرے ماں پیو دا گھر کدے ہے، میں اڈے تے آئی ہے ایتھے میں پوچھیا، میں کیا میرے ابو دا گھر کدے ہو سکتا، تیرے ابو دا گھر ایتھے نہیں، تیری دادی کا گھر ہے۔ فیروز والا کی محمود کالونی سے 14 سالہ آمنہ، پیپلز کالونی سے 12 سالہ مہک اقبال، کالا شاہ کاکو سے 15 سالہ سمینہ کو اغوا کے بعد فروخت کیا گیا۔ گروہ میں لارے پٹھانی فضل پٹھان، مظہر ملا اور اس کی بیوی شریفہ، مختار بھٹو، یاسو بی بی اور انصر شامل ہیں۔ پولیس لڑکیوں کی بازیابی میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ مہک نامی لڑکی کے انکشافات کے بعد لارے پٹھانی اور مختار بھٹو کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پرچہ بھی کروایا، سارا کچھ کیتا، ساری مدد نہیں کوئی سندا پیا، ماڑے غریب اسی ہے ہاں، مہربانی عمران خان ساری دھی دا بندوبست کرنا، لب دینا، مہینے تو غائب ہوئی۔ مغوی بچیوں کے ورثہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے سزا دی جائے اور لڑکیوں کو بازیاب کرایا جائے۔ اور کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کرانے میں خواجہ سرا بھی پیش ہے۔ حکومتی سطح پر خصوصی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے خواجہ سرا کو پریشانی کا سامنا ہے۔ دیکھتے ہیں کائنات عباس کی رپورٹ۔ کورونا کو مکمل طور پر شکست دینی ہے تو ویکسینیشن لازمی طور پر کروانی ہے۔ کراچی کے خواجہ سراؤں نے بھی ویکسین لگوانے کی ٹھان لی، لیکن حکومتی سطح پر کیے گئے انتظامات سے مطمئن نظر نہ آئے۔ بلدیہ رانا کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ خواجہ سراؤں نے عالمی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یکساں طور پر سہولیات دینے کا مطالبہ کر دیا۔ وہاں پہ مردوں اور عورتوں کی لائن تھی، مگر خواجہ سرا جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، آخر میں کس لائن میں لگوں۔ اب کئی خواجہ سراؤں کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے،
क्या अगर मतलब उसको इस वबा से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, उनके हेल्थ के लिए, अब उनका आईडी कार्ड नहीं है तो क्या उनको वैक्सीन नहीं लगना चाहिए? एटलीस्ट कोविड की वैक्सीन जो भी लगा रहा है, एटलीस्ट आप उन लोगों को इतना सेंसिटाइज करें, लोगों को इतना बताएं कि आप वैक्सीन कौन से लगा रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इसके अलावा भी दूसरी कोविड के अलावा भी लोगों को क्या डिजीज़ हैं, ताकि ये थोड़ा सा बताएं कि किसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या चीज़ें हैं। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दीगर शहरों की तरह ख्वाजा सरा भी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस मायूसी का शिकार हैं। कैमरामैन ओवैस दाऊद के साथ कायनात अब्बास, GTV न्यूज़, कराची। पेशावर के प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां ना देने पर वालिदैन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन कहते हैं सूबाई हुकूमत निजी स्कूल माफिया के साथ सामने बेबस है। गर्मियों की सिर्फ 11 छुट्टियां देना मजे का खेज है। पेशावर से आपको रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। पेशावर प्रेस क्लब के सामने तलबा के वालिदैन ने सूबाई हुकूमत और निजी स्कूलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मुजाहिरीन ने सरकारी स्कूलों को गर्मियों की 11 छुट्टियों को मज़का खेज करार देते हुए कहा कि हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स माफिया के सामने बेबस है, इसलिए उनको गर्मियों की छुट्टियों का इख्तियार दिया है। और सूबों में उन्होंने छुट्टियों का ऐलान किया है और हमारे सूबे में उन्होंने छुट्टियों का ऐलान नहीं किया। ये सिर्फ इस वजह से नहीं किया कि स्कूलें खुले होंगी तो प्राइवेट स्कूल मालिकान बच्चों से अपने फीसें बटोरेंगी। मुजाहिरीन का कहना था कि प्राइवेट स्कूल फीस बटोरने के लिए बच्चों को छुट्टियां नहीं दे रहे। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। अगला एहतजाज हमारा CM हाउस के सामने होगा। हम ये पहले भी कह चुके थे कि हम इस एहतजाज को तब तक जारी रखेंगे जब तक वालिदैन और पेरेंट्स के हुकूक उनको मिल नहीं जाते। मुजाहिरीन ने हुकूमत समेत निजी स्कूल मालिकान और सूबाई वजीर तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। और शहरी जाएं तो कहां जाएं, ओगरा ने LPG की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद LPG बहरान ने जन्म ले लिया है। लाहौर के सारिफीन गैस की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार में मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। ओगरा ने LPG 19 रुपए फी किलो महंगी कर दी, जिसके बाद कीमत 160 रुपए किलो हो गई। सार्फिन कहते हैं LPG की कीमत में इजाफे से दुकानें बंद हैं, घरों में गैस आती नहीं, हम कहाँ जाएं। गरीब आदमी को मार देता इन्होंने, और की करना है। ये जालम हुकूमत जिहड़ी है ना इंसानों को मारने वास्ते आई है, उन्होंने हिफाजत वास्ते नहीं आई। बस असी आने जाना है ना को होंदे नहीं, कई जगह जगह जलील होने। रक्षा ड्राइवर का कहना है कि पेट्रोल बहुत महंगा है और LPG मिल नहीं रही। वज़ीर आला साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाइए, पेट्रोल हम नहीं बर्दाश्त कर सकता पे। अगर आपने करना एक्शन लेना है तो ऐसे कर ला भी, जो लोकल सिलेंडर बनाता पे वो कंपनियां बंद कर ले। कीमतों में इजाफे के बाद LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1872 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7166 रुपए हो गई। कैमरामैन राना जैन के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। मारूफ अदाकार अनवर इकबाल बलोच 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा बैतुल मुकर्रम मस्जिद में अदा कर दी गई, जबकि तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। अनवर इकबाल 25 दिसंबर 1949 को कराची में पैदा हुए। टेलीविजन के कई मशहूर ड्रामों में काम किया। शमा उनका बेहतरीन ड्रामा था, जिससे उन्हें मुल्क गिर शोहरत मिली। अनवर इकबाल ने प्राइवेट चैनल के कई ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तुम्हें डॉक्टर के बजाय डिप्लोमेट होना चाहिए था मंसूर, उससे तुम खासे कामयाब रहते। वैसे शमा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। जामिया कराची से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करने के बाद 1976 में प्रोडक्शन से अपने कैरियर का आगाज किया। बलूची ज़बान की पहली फिल्म हमलो महागंज बनाने का क्रेडिट भी उन्हीं के नाम है। फिल्म को प्रोड्यूस भी अनवर इकबाल ने किया था, जबकि उसमें बतौर हीरो भी खुद ही आए थे। मरहूम अनवर इकबाल ने 4 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं।
और कराची की मवेशी मंडी में जहां बड़े छोटे खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, वहीं एक व्यापारी ने अपने फार्म पर बारहसिंगा और हिरन को रखा है, जो लोगों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में, जहाँ लोगं का रश जो है अपने पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए मौजूद है। लोगों की बड़ी तादाद ना सिर्फ अपनी पसंद के जानवर देखने के लिए आ रही है, बल्कि नौजवानों की टोलियाँ जो है वो यहाँ पर सेल्फी और टिकटॉक बनाने के लिए भी पहुँच रही हैं। आइए मैं आपको दिखाऊँ कि ये मुख्तलिफ जो है नौइयत के जानवर हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तकरीबन 2.5 से 3 मन और 4 मन का ये जानवर है और यहाँ पर सफाई सुथराई के साथ साथ कोरोना की SOPs पर भी जो है वो मुकम्मल जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। तकरीबन इसकी जोड़ी के जो है वो तकरीबन 8 लाख रुपए जो है वो इनका मालिक मांग रहा है। उनका ये कहना है कि ये जोड़ी जो है वो हमने स्पेशली तैयार की है। इसके अलावा आप ये जो है वो बैल दे सकते हैं। ये एक भारी भरकम बैल है और इस भारी भरकम बैल की कीमत भी हम जानने की कोशिश करेंगे और मालूम करेंगे कि ये कितने मन का जो है ये जानवर है और इसको क्या खुसूसियात है इसकी। तो ये बताइएगा ये जानवर जो है बैल जो है ये कितने मन का है और क्या इसकी कीमत मांग रहे हैं आप? मैं इसके मांग रहा हूँ 20 लाख और 12 लाख लग चुके हैं। हाँ जी, आपने सुना कि ये इनकी डिमांड 20 लाख की है, 12 लाख जो है वो इस बैल के लग चुके हैं। इसको इंतज़ार है अपने गाहक का कि कोई आए और सुन्नत इब्राहिमी के लिए इस बैल को लेकर जाए। जी, अगर आप तालाब के किनारे खाने से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो कोयटा के ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट जरूर जाएं। जी हाँ, यहाँ कौन कौन सी मजेदार और लजीज डिशेस बनाई जा रही हैं ये आपको बताएंगी बुशरा कमर अपनी इस रिपोर्ट में। खाना और तफरीह साथ साथ कोयटा से 15 किलोमीटर दूर कायम ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट किसी दिलफरेब जजीरे का मंजर पेश कर रहा है। अपनी नौयत के मुनफरिद होटल में खाने के लवाजमात को पेश करने का अंदाज भी निराला है। बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह, यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है और खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ मिलता है और यहाँ का जो अमला है वो भी बहुत अच्छा और अखलाक वाला है, किसी को कोई तंग नहीं करता और हर चीज़ टाइम पे मिलती है और रेट के लिहाज से भी काफ़ी डिस्काउंट करता है। होटल इंतजामिया का कहना है कि वक्त के साथ जिद्दत लाने से कारोबार को फरोग मिलता है। जी, हम 3 दोस्त बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुक था, तो ये ताल्लुक आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का ये आइडिया था कि चलो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं नए आइडिया के साथ और नए पॉइंट और नए मेन्यू के साथ। होटल में खाना खाने के लिए आने वाले सयाह पुरफिजा माहौल में सेल्फियां बनाकर हसीन यादों को महफूज करते नजर आते हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।